जी, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? व्यतिकरण प्रकाश ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। कुल मिला के हमने व्यतिकरण पढ़ा था, वो ध्वनि तरंगों में भी हो सकता है और तरंगों में भी हो सकता है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? क्विंक्स ट्यूब। अब क्विंक्स ट्यूब क्या है? नंबर एक, माध्यम में या वायु में ध्वनि तरंगों का वेग ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, राइट। नंबर टू, ये ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित है। यह ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित है, राइट। चलिए हम बनाते हैं क्विंक्स ट्यूब, क्विंक नलिका। देखो जी, जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे क्या है? दो यू ट्यूब्स है, ठीक है। ये एक यू ट्यूब है, ये एक यू ट्यूब है, दोनों को एक दूसरे के अंदर इस तरह से रखा गया है, राइट। यहां पे एक होल है और यहां आपने रखा है एक ध्वनि स्रोत। ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति ज्ञात है। एक ऐसा ध्वनि स्रोत जिससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि की आवृत्ति हमें पहले से पता है, राइट। यहां पे एक और होल है, यहां पे आपने रखी है एक मोमबत्ती, कैंडल, जो जल रही है, ये उसकी लौ है, राइट। ओके, इस ध्वनि स्रोत से यहां से उत्पन्न हुई ध्वनि, और ध्वनि उत्पन्न होकर अंदर आने के बाद दो हिस्सों में बट गई, कुछ इधर चली गई और कुछ इधर चली गई। इस ट्यूब को आपने बोला T1, इस ट्यूब को आपने बोला T2। ये ध्वनि तरंगें इस तरफ गई और ऐसे गति करते हुए ये यहां तक पहुंची, और ये ध्वनि तरंगें इस तरफ गई और गति करते हुए यहां तक पहुंची। और जब ये दोनों ध्वनि तरंगें बाहर निकल रही होगी तब इनका क्या होगा? अध्यारोपण होगा, क्योंकि एक ही ध्वनि स्रोत से उत्पन्न हुई है, इसलिए दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां समान है। इज दैट ओके? और आवृत्तियां समान है और समान दिशा में संचित हो रही, तो इनमें क्या होगा? व्यतिकरण, राइट। ओके, जब दोनों ध्वनि तरंगों में समपोषी व्यतिकरण होगा, मान लेते इस वाली ध्वनि तरंग ने कितनी दूर, कितना पथ तय किया? x1, और इन वाली ध्वनि तरंगों ने कितना पथ तय किया? x2, ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण कब होगा? जब पथांतर का मान कितना हो? n लैम्डा। याद है क्या? समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? n लैम्डा, और कलांतर कितना होना चाहिए? 2n पाई। याद है? ओके। इनका पथांतर कैसे निर्धारित होगा? इसने कितना पथ तय किया? x1, इसने कितना पथ तय किया? x2। तो इन दोनों के पथों का अंतर, पथांतर कितना हो जाएगा? इस पथांतर को भी मैं बोल रहा हूं Δ1 x1 माइनस x2, और उसका मान कितना होना चाहिए? n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या किया, प्रारंभ में इन दोनों ट्यूब्स को इस तरह से एडजस्ट किया है कि इन दोनों के बीच में समपोषी व्यतिकरण हो। और समपोषी व्यतिकरण का कैसे पता चलेगा? जब समपोषी व्यतिकरण होगा तब दोनों तरंगों का परिणामी आयाम कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? A1 प्लस A2। और दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता वो भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और जब परिणामी तरंग का आयाम भी अधिकतम है और तीव्रता भी अधिकतम है, तो माध्यम में विक्षोभ यानी कि डिस्टरबेंस भी मैक्सिमम होगा। इन दोनों ट्यूब्स को मैं बाहर की तरफ खींच सकता हूं या अंदर की तरफ धकेल सकता हूं। यस, तो मैंने इनको बाहर की तरफ खींचते खींचते एक ऐसी जगह पे व्यवस्थित किया कि यहां पे
संपोषी व्यतिकरण हो, यानी कि यहां पे माध्यम में विक्षोभ सर्वाधिक हो, यहां पे माध्यम में विक्षोभ सर्वाधिक होगा। ये कैसे पता चलेगा? अगर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो इस कैंडल की लौ भी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगी। बोलिए ये बात क्लियर है? ओके, दैट मीन्स यहां पे जब डिस्टर्बेंस मैक्सिमम था मैंने वहां पे सेट एडजस्ट कर दिया, और जब यहां पे डिस्टर्बेंस मैक्सिमम था इसका मतलब यहां पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा था और आयाम और ध्वनि की तीव्रताएं दोनों अधिकतम थी। क्लियर है? ओके, ये पहली कंडीशन है जब मैंने क्या किया, यहां पे दोनों के मध्य पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए व्यवस्थित किया। राइट, अब क्या किया, इस ट्यूब T2 को तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इस ट्यूब को मैंने बाहर की तरफ खींचा। राइट, कितना खींचा? सपोज करते हैं मैंने इस ट्यूब को कितना खींचा, x। कितना खींचा? x। इस ट्यूब को यहां पे बाहर की तरफ x खींचा, तो अब इस तरफ वाली ध्वनि को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कोई x1 डैश, और उधर वाली को अभी भी कितनी दूरी तय करनी है, x2। अच्छा, x1 डैश के बारे में अगर बात करें तो पहले कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी थी तरंग को, x1। अब कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इधर जाते हुए x दूरी ये ज्यादा तय करेगी और x दूरी ये वाली ज्यादा तय करेगी। जब ध्वनि इस तरफ जा रही होगी तो x दूरी ज्यादा तय करेगी, और वापस इस तरफ आते हुए वापस x दूरी ज्यादा तय करेगी, है ना? तो इस x1 डैश को क्या लिख सकता हूं, पहले वाली दूरी x1 प्लस 2x। बोलो हाँ या ना? यस। तो अब जो नया पथांतर होगा वो क्या होगा, नया पथांतर x1 डैश माइनस x2, इस पथांतर का नाम दे देता हूं डेल 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x1 डैश को आप लिख सकते हैं x1 प्लस 2x और माइनस x2। तो पथांतर को अब क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 और प्लस 2x। x1 माइनस x2 किसकी वैल्यू थी, पथांतर डेल 1 की। अच्छा, इस पथांतर का मान कितना होना चाहिए, ये बात और कर लें। मैंने इस T1 को स्थिर रखते हुए T2 ट्यूब को बाहर की तरफ खींचा। T2 ट्यूब को बाहर की तरफ खींचा तो कब तक खींचा, जब तक कि यहां पे डिस्टर्बेंस वापस से मैक्सिमम ना हो जाए। नहीं समझे? मैंने बाहर खींचा तो पथांतर पहले कितना था, n लैम्डा, मान लो कि उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लैम्डा थी, और मैंने इसको बाहर खींचना शुरू किया तो पथांतर बढ़कर 2 लैम्डा से ज्यादा हुआ, और जब पथांतर बढ़ते 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 2.5 लैम्डा हो जाएगा, 2.5 लैम्डा मतलब 5/2 लैम्डा, तो विनाशी व्यतिकरण होने लगेगा और यहां पे डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। मैंने और खींचा और जब वो पथांतर इंक्रीज होकर कितना हो गया, 3 लैम्डा, तो वापस से कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी, और संपोषी व्यतिकरण के कारण आयाम और तीव्रताएं, ध्वनि तरंगों की आयाम और तीव्रता दोनों क्या होगी, अधिकतम, और अधिकतम होगी तो यहां पे वापस से अधिकतम डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा। यानी कि पहले वाला जो उच्चिष्ट था, पहले वाला जो संपोषी व्यतिकरण वाली स्थिति थी, मैंने उससे उतना खींचा कि दोबारा से मेरे को संपोषी व्यतिकरण मिले। तो पहले n लैम्डा पे था, तो अब कितने पे मिलेगा संपोषी व्यतिकरण, n प्लस 1 लैम्डा पे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, n प्लस 1 लैम्डा। तो ये डेल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू थी, डेल 1 की, प्लस 2x इक्वल्स टू n प्लस 1 लैम्डा। बोलिए हाँ या ना? ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो कुल मिलाकर पथांतर पहले से कितना बढ़ गया, x जाते हुए दूरी और x आते हुए दूरी, यानी कि कुल कितना अधिक पद तय किया पहले से, 2x। ओके, इसको ऐसा लिखो, डेल 2 माइनस डेल 1। डेल 2 की वैल्यू ये रही, डेल 2 की वैल्यू है डेल 1 प्लस 2x, और डेल 1 तो डेल 1 है ही, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे डेल 2 की वैल्यू कितनी है, n प्लस 1 लैम्डा, माइनस पहले डेल 1 की वैल्यू कितनी थी, n लैम्डा, तो अब माइनस डेल 1 लिख रहा हूं, तो n लैम्डा, डेल 1 कैंसिल, तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आया 2x, और राइट हैंड साइड पे आ गया n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस n लैम्डा, n लैम्डा कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2x। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रयोग कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्यूब T1 को आपने कितना बाहर खींचा ये तो आपको पता ही है। यहां पर एक स्केल लगा हो तो आप पता कर सकते हैं कि ये इस ट्यूब को आपने कितना बाहर खींचा, और कितना बाहर खींचा ये अगर आपको पता है
तो आपको क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको क्या पता चल जाएगा, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य पता चल जाएगी। अगर आपको ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य पता चल गई तो आप ध्वनि तरंगों का वेग कितना लिखेंगे, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लिखेंगे। बोलिए सही है क्या? और आप लिखेंगे v न्यू, न्यू कौन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो कि पहले से ज्ञात है। बोलो बात सही है क्या? और लैम्डा आपने अभी अभी ज्ञात किया है, तो न्यू को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, लैम्डा को लिखेंगे 2x। देखना जरा, आप बताओ, न्यू ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो कि पहले से ज्ञात है, 2 एक कांस्टेंट है जो कि पहले से पता है, और x आपने अभी प्रयोग किया उससे पता चल गया, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ध्वनि तरंगों का वेग ज्ञात हो जाएगा। बोलिए एक बात क्लियर है? दूसरी बात, ध्वनि तरंगों का वेग ज्ञात हो जाएगा जिसका मान प्रयोग के हिसाब से लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है, राइट है। तो एनटीपी पर वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, विस्पंद की, यानी कि बीट्स की। हम लोग एक बार पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे विस्पंद की, बीट्स की। क्या बात की थी, 2 या 2 से अधिक तरंगे। नंबर 1, दो या 2 से अधिक तरंगे जो कि समान माध्यम में और समान दिशा में संचरित हो। नंबर 2, जिनकी आवृत्तियां लगभग समान हो। लगभग समान होगा क्या मतलब हुआ कि आवृत्तियों में अल्प अंतर हो। अल्प अंतर का मतलब क्या, एक की आवृत्ति ν1, एक की आवृत्ति ν2, तो आप क्या कहेंगे, ν2 माइनस ν1 इक्वल्स टू डेल्टा न्यू। इनके मध्य थोड़ा सा अंतर है, परंतु दोनों की आवृत्तियों का जो अंतर है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 2 एज कंपेयर टू ν1 एंड दैट इज वेरी वेरी लेस देन 2 एज कंपेयर टू ν2। यानी कि दोनों की आवृत्तियों में अंतर तो है पर वो अंतर बहुत समान है, इसलिए दोनों की आवृत्तियां लगभग समान है। नंबर 3, जिनके आयाम समान हो। अब सुनो जी, मैं ये कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है इनके आयाम समान हो तब भी विस्पंद तो उत्पन्न होंगी, बीट्स उत्पन्न होंगी, पर हम लोग उन बीट्स को, उन विस्पंदों को समझ नहीं पाएंगे। पहली बात, विस्पंद जो घटना है ये सिर्फ और सिर्फ ध्वनि तरंगों के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है जी। और ध्वनि तरंगों में किसी भी चीज को सुनाई देना जरूरी है, हाँ या ना? ओके। अगर दोनों तरंगों की आवृत्तियां, दोनों तरंगों के आयाम समान नहीं होंगे तो जब मैक्सिमम मिलेगा तो A1 प्लस A2 होगा, और जब मिनिमम मिलेगा तो A1 माइनस A2 होगा। तीव्रता की बात करें तो जब मैक्सिमम होगी तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होगा, और जब मिनिमम होगी तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होगा। तो मैक्सिमम तीव्रता तो समझ में आती है, पर जब न्यूनतम तीव्रता जब तक शून्य ना हो, देखो आप ध्वनि सुन रहे हैं, एक कम तीव्रता की, एक अधिक तीव्रता की, कम तीव्रता की, एक अधिक तीव्रता की, हो सकता है आपके कान ये कम तीव्रता और अधिक तीव्रता का अंतर ना कर पाए, ठीक है। बट अगर ये जो न्यूनतम तीव्रता वाली ध्वनि तरंगे हैं, ये इसकी तीव्रता, परिणामी तीव्रता शून्य हो जाए तो आपके कान कुछ तीव्रता और शून्य तीव्रता का अंतर निश्चित तौर पे समझ पाएंगे, हाँ या ना? यानी कि अगर दोनों तरंगों के आयाम समान होंगे, यदि दोनों तरंगों के आयाम समान होंगे तो अधिकतम आयाम तो कुछ होगा पर न्यूनतम आयाम कितना होगा, शून्य। अधिकतम तीव्रता तो कुछ होगी पर न्यूनतम तीव्रता क्या होगी, शून्य। इसलिए
आयाम समान नहीं होंगे तब भी विस्पंद उत्पन्न होगी, पर हमारे कान उनको स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाएंगे। बात क्लियर है? और अगर दोनों के आयाम समान हुए तो दोनों की तीव्रताएं भी समान होंगी, तो अधिकतम तीव्रता और शून्य तीव्रता का अंतर निश्चित तौर पे हमारे कान समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। क्लियर है? तो ज्यादा बेहतर क्या है कि जिनके आयाम समान हो, ये जरूरी नहीं है पर ऐसा हो तो बेहतर विस्पंद उत्पन्न होंगी। राइट? एक बात, जब इस प्रकार की दो तरंगे माध्यम में मिलती हैं तो विस्पंद उत्पन्न होती हैं। बोली बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात क्या, माना पहली तरंग कौन सी है? y1 इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ω1t। अब आप कहेंगे कि सर तरंगों की समीकरण लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना चाहिए था? a1 साइन ω1t माइनस kx भी लिखना चाहिए था, हाँ या ना? देखो जी, जब हम व्यतिकरण में बात करते थे तो वहां पे क्या बात इंपॉर्टेंट थी कि ये एक तरंग है और ये दूसरी तरंग है जो कहीं और से प्रारंभ हुई है, हाँ या ना? तो दोनों तरंगों के प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता था कि कलांतर कितना होगा, और वो कलांतर जो होता था वो निर्धारित करता था कि व्यतिकरण संपोषी होगा कि विनाशी होगा। बोलो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके, यानी कि जब व्यतिकरण की बात करते थे तो तरंगों की स्थितियों की, यानी कि उनके मध्य पथांतर की, यानी कि x पर निर्भरता थी। क्लियर है? परंतु यहां विस्पंद में मैं आपको x पर निर्भरता की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे कान यहीं पे हैं, एक तरंग यहां से उत्पन्न हुई, एक तरंग यहां से उत्पन्न हुई, और दोनों तरंगे मेरे कान तक पहुंचकर क्या कर रही हैं? विस्पंद उत्पन्न कर रही हैं। यानी कि मेरे कान की स्थिति समान है, मेरे कान की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही, या जो भी ऑडिबल इंस्ट्रूमेंट है, ऑडिबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो उन ध्वनि तरंगों को प्रेक्षित कर रहा है उसकी स्थिति समान रखनी है। यानी कि यहां पर स्थिति पर निर्भरता नहीं रहेगी, और स्थिति पर निर्भरता नहीं रहेगी तो मैं यहां पे x वाला पार्ट लिख भी नहीं रहा इस तरंग के समीकरण में, हाँ या ना? ओके, तो ये पहली तरंग है जिसकी समीकरण आपने क्या लिखी? y1 इक्वल्स टू a1 साइन ω t। अब आप दूसरी तरंग की समीकरण लिख रहे हैं, y2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? a2 साइन ऑफ ω2t। कि सर आप तो कह रहे थे दोनों तरंगों के आयाम समान होने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, दोनों तरंगों के आयाम समान करेंगे पर कैलकुलेशन के लास्ट में। ठीक है जी, अभी आगे सुनो, इधर की बात करो आप। तो यहां पे इसकी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति क्या रखी है? ω2, और आपको भी बताया था कि ν2 माइनस ν1 इक्वल्स टू डेल्टा न्यू, और दोनों तरंगों की आवृत्तियों का अंतर अल्प है परंतु है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ν2 इक्वल्स टू ν1 प्लस डेल्टा न्यू। बोलो लिख सकता हूं, और पूरी समीकरण को अगर 2π से गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 2π ν2 इक्वल्स टू 2π ν1 प्लस 2π डेल्टा न्यू। बोलो हाँ कि ना? क्या मैं इसको ω2 लिख सकता हूं? यस। क्या मैं इसको ω1 लिख सकता हूं? यस। क्या इसको मैं डेल्टा ω लिख सकता हूं? यस। तो मैं यहां इस ω2 को ω1 प्लस डेल्टा ω लिख रहा हूं, तो मेरे पास सेकंड वेव की समीकरण क्या होगी? y2 इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ω1 प्लस डेल्टा ω इंटू t। इसको अंदर गुणा करके लिख रहा हूं, y2 बराबर a2 साइन ऑफ ω1t प्लस डेल्टा ω t। बोलिए लिख सकता हूं, जहां मैंने माना कि डेल्टा ओमेगा टी इक्वल्स टू फाइव, डेल्टा ओमेगा टी को क्या मान लिया? फाइव। आप यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि दोनों तरंगों, देखो पहली तरंग तो ये थी, ठीक है, और दूसरी तरंग की समीकरण आपके पास हो गई y2 इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस ऑफ फाइव। ये सेकंड वेव की इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट वेव की इक्वेशन क्या थी? y1 इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t। ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन थी, है ना। दोनों वेव्स में क्या देख पा रहे हो कि कुछ फाई का कलांतर है, परंतु ये कलांतर समय पर निर्भर है ना। जबकि जब हमने व्यतिकरण पढ़ा था तो व्यतिकरण में क्या सीखा था? दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर किस पर निर्भर करता था? पथांतर पर। यानी कि दोनों तरंगे कहां से प्रारंभ हुई हैं,
है ना, उनकी प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता था और वो कालांतर समय के साथ नियत रहता था, है ना, परंतु यहाँ पे कालांतर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए यहाँ पे x वाला फंक्शन माइनस के x वाला फंक्शन नहीं लिखा गया है। क्लियर है जी? ओके, सुनो, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, बोलो लिखा जा सकता है? यस। इसमें मैं ये दोनों समीकरणें लिख रहा हूं, तो समीकरण क्या बनेगी मेरे पास, y इज इक्वल्स टू y1 यानी कि a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस फाइव, बोलो ये लिखा जा सकता है क्या? यस। तो मैं यहां लिख रहा हूं y इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस वाई, साइन a प्लस b, क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ओमेगा 1t कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ऑफ ओमेगा 1t साइन ऑफ फाई, बोलो हाँ या ना, ये लिखा जा सकता है? मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा 1t कॉस फाई प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा 1t साइन ऑफ फाई। कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, राइट। यहां पे साइन ओमेगा 1t, यहां साइन ओमेगा 1t कॉमन आ रहा है क्या? यस। तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा 1t, यहां आ जाएगा a1, यहां बचेगा a2 कॉस फाई प्लस यहां पे आप लिख रहे हैं पहले कॉस ओमेगा 1t, तो आपके पास बचेगा a2 साइन ऑफ फाई। कि सर ये तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा व्यतिकरण में चल रहा था। हाँ, वैसा ही चल रहा है, राइट। इसको a1 प्लस a2 कॉस फाई, देखो ये मैथमेटिकल प्रोसीजर्स है, आपको शुरू से समझाया गया है कि फिजिक्स इज व्हाट, फिजिक्स इज कंसेप्ट, फिजिक्स इज कंप्लीटली कॉन्सेप्ट्स along with the mathematical proofs। तो दिस इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं, इस a1 प्लस a2 कॉस फाई को क्या लिख रहे हैं, a कॉस थीटा, और इस a2 साइन फाई को क्या लिख रहे हैं, a2 साइन फाई इक्वल्स टू a साइन थीटा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब इसकी जगह मैं a cos थीटा लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं a sin थीटा लिख रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं समीकरण a और इसको मैं बोल रहा हूं समीकरण b। लिखो जी, y इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा 1t, इसकी जगह लिखना है a cos थीटा, तो a ये लिखा और ये लिखा cos थीटा प्लस cos ऑफ ओमेगा 1t, इसकी जगह लिखना है a sin थीटा, ये a और ये sin थीटा, क्या आएगा, y इक्वल्स टू, हाँ जी, a को तो आप कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b, तो क्या आ जाएगा, a sin ऑफ a प्लस b। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई विस्पंद की समीकरण, ये आपके पास क्या आ गई, विस्पंद की समीकरण, ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ बीट्स। बट इस समीकरण में ना तो आपको a का मान पता है ना थीटा का मान पता है, क्योंकि a और थीटा तो माने गए थे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, a का और थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, समीकरण a और b को स्क्वायर करके लिखूंगा, इनके जो राइट हैंड साइड में उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको राइट हैंड साइड में लिखूंगा, ठीक है जी। क्या आएगा, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर। बोलिए बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ओपन करना है ब्रैकेट, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर लिखना है, क्या लिखेंगे, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बोलो सही है। इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा आपके पास सिर्फ a स्क्वायर, राइट हैंड साइड में a1 स्क्वायर लिखा हुआ है, इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, यस, तो आपने लिखा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, बोलो सही है क्या, यस, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1, तो बचेगा सिर्फ a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, तो परिणामी आयाम अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये आपके पास नई अध्यारोपित तरंग यानी कि विस्पंद का परिणामी आयाम आ गया। जहां ध्यान रहे साहब, फाई इक्वल्स टू कितना था, डेल्टा ओमेगा टी, बोलो था कि नहीं था, और ये डेल्टा ओमेगा टी था, यानी कि फाई का मान टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि इस तरंग का आयाम भी समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है, बोलो हाँ के ना, कैसे चेंज हो रहा है वो पर आगे बात करेंगे, पर एक बार इस समीकरण बी को समीकरण ए से भाग कर दे देते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, समीकरण बी बटा समीकरण ए, भाग दे देता हूं, भाग दिया तो क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a2 साइन फाई अपॉन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है a1 प्लस a2 कॉस फाई, a कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो मैं यहां लिख रहा हूं सिर्फ थीटा, टेन को ले जाऊंगा उस तरफ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, यस नो, ये क्या हो गई, नई अध्यारोपित तरंग, और नई अध्यारोपित तरंग कौन है, विस्पंद, तो विस्पंद के लिए कलांतर। अब आप ये भी देखना, फाई का मान टी के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो साइन फाई भी परिवर्तित हो रहा है, कॉस फाई भी परिवर्तित हो रहा है, यानी कि कलांतर भी समय के साथ निरंतर परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है जी, ओके। अब आप ये बात समझें, अब अपन सीधे मुद्दे पर आए, तो विस्पंद की समीकरण कौन है, y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस थीटा, जहां आयाम जो है विस्पंद का वो कितना होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का अंडर रूट, और थीटा इक्वल्स टू कितना है, टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो ये आपके पास ये तरंग पूरी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि a की वैल्यू भी है आपके पास, थीटा की वैल्यू भी है। पर अपने मुद्दे पर आए, आपके पास परिणामी आयाम कितना है, अंडर रूट में आपके पास फाई की वैल्यू क्या थी, डेल्टा ओमेगा टी थी, तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा वैसे वैसे आयाम भी परिवर्तित होगा और ये कलांतर भी परिवर्तित होगा। मैं यहां लिख रहा हूं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, फाई की वैल्यू डेल्टा ओमेगा टी, बोलिए सही है। अब पहली बात करता हूं, जब आयाम क्या होगा, मैक्सिमम, और आयाम मैक्सिमम होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, मैक्सिमम, बोलो बात सही है क्या, तीव्रता भी क्या होगी, मैक्सिमम।
और ऐसा कब होगा, जब cos डेल्टा ओमेगा t की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है, जब डेल्टा ओमेगा t की वैल्यू कितनी हो, 2n पाई। याद करो जी, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 कब होती है, जब इसकी वैल्यू कितनी हो, 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो एंड सो ऑन। तो यानी कि डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई। डेल्टा ओमेगा को लिखो 2 पाई डेल्टा न्यू इंटू टी इक्वल्स टू 2n पाई। बोलो सही है, 2 से 2 पाई से पाई कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू n अपॉन डेल्टा न्यू। बोलो सही है। अब n क्या है यहां पर, पूर्णांक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो मैं यहां पे t की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 0 रखी तो 0, या 1 अपॉन डेल्टा न्यू, या 2 अपॉन डेल्टा न्यू, या 3 अपॉन डेल्टा न्यू एंड सो ऑन। बोलिए बात क्लियर है, ओके। यानी कि इन समयों पर डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू 2n पाई के इक्वल होगी, और उस वजह से cos फाई यानी कि cos डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 होगी। और जब cos फाई की वैल्यू cos डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आयाम भी क्या होगा, मैक्सिमम। अब सिखाना पड़ेगा क्या, देखो इसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम, तो क्या बचा आपके पास, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का अंडर रूट, यानी कि a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैक्सिमम आयाम a1 प्लस a2 और मैक्सिमम तीव्रता अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। और हमने सीखा था कि दोनों के आयाम क्या होने चाहिए, a1 बराबर a2 बराबर a समान होने चाहिए, हाँ या ना। और तीव्रताएं भी क्या होनी चाहिए, i1 बराबर i2 बराबर i नॉट। तो मैक्सिमम आयाम कितना होगा, a प्लस a 2a, और मैक्सिमम तीव्रता कितनी होनी चाहिए, रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट यानी कि 2 रूट आई नॉट का होल स्क्वायर यानी कि 4 आई नॉट होना चाहिए। बोलो ये बात सबको क्लियर है क्या, यस। हम बात करें कि आयाम क्या हो, मिनिमम हो, तो तीव्रता भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। आयाम और तीव्रता न्यूनतम कब होगी, जब cos डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू भी क्या हो जाए, मिनिमम। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। ये वैल्यू -1 कब होगी, जब डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो और 7 एंड सो ऑन। यानी कि डेल्टा ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो, 2n-1 पाई हो, जहां n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 नहीं शामिल है, राइट। तो अब इसकी वैल्यू लिखो डेल्टा ओमेगा टी की। डेल्टा ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई डेल्टा न्यू इंटू टी इक्वल्स टू 2n-1 पाई। पाई से एक पाई कैंसिल किया तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2n-1 अपॉन 2 डेल्टा न्यू। तो n इक्वल्स टू 1 पर 2 - 1 यानी कि 1, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 डेल्टा न्यू। n इक्वल्स टू 2 पर n की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3 अपॉन 2 डेल्टा न्यू। n इक्वल्स टू 3 पर 3 इंटू 2 6, 6 - 1 5 अपॉन 2 डेल्टा न्यू। बोलो सही है क्या, यानी कि t इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डेल्टा न्यू, 3 अपॉन 2 डेल्टा न्यू, 5 अपॉन 2 डेल्टा न्यू एंड सो ऑन। इन समयों पर तरंग का आयाम, विस्पंद का आयाम और तीव्रता दोनों क्या होंगी, न्यूनतम होगी। होंगे कितने, a मिनिमम, a1 माइनस a2, a1 भी a, a2 भी a, तो a1 a माइनस a 0। तरंग की तीव्रता, तीव्रता भी क्या होगी, न्यूनतम, कितनी, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर यानी कि रूट i0 माइनस रूट i0 0। तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0।
बोलो यहां तक की बात क्लियर है? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं समय की वैल्यू बात करता हूं। पहले समय लिख रहा हूं ये वाला 0, फिर ये वाला समय 1/2 डेल्टा न्यू, फिर अधिकतम के लिए समय क्या था? अगला समय 1 डेल्टा न्यू, फिर न्यूनतम के लिए 3/2 डेल्टा न्यू, फिर अधिकतम के लिए 2 डेल्टा न्यू, फिर 5/2 डेल्टा न्यू, फिर 3 डेल्टा न्यू एंड सो ऑन। अब समझो मैंने क्या किया है, मैंने ये सारे के सारे समय बढ़ते हुए क्रम में लिखे और सबका अंतर भी बराबर है। इसमें 1/2 डेल्टा न्यू जोड़ो, ये आ जाएगा, फिर 1/2 डेल्टा न्यू जोड़ो, ये आ जाएगा, फिर 1/2 डेल्टा न्यू जोड़ो, ये आ जाएगा, फिर 1/2 डेल्टा न्यू जोड़ो, ये आ जाएगा। हाँ या ना? तो बढ़ते हुए क्रम में समान समय अंतराल में लिखा गया है। हाँ या ना? अब सुनो, यहां पे, यहां पे, यहां पे और इस समय पे, इन सभी समयों के लिए क्या था? तरंग का आयाम भी मैक्सिमम था। कितना था? 2a। और तरंग की तीव्रता भी मैक्सिमम थी। कितनी थी? 4I0। यस, इस समय पे, इस समय पे, इस समय पे, इन सभी समयों पर तरंग का आयाम क्या था? मिनिमम। कितना? 0। और तरंग की तीव्रता भी क्या थी? मिनिमम। कितनी? 0। क्या देख पा रहे हैं आप इससे कि निरंतर जब समय बढ़ेगा तो कभी तो आयाम और तीव्रता अधिकतम मिलेंगे, कभी आयाम और तीव्रता शून्य मिलेंगे, फिर अधिकतम मिलेंगे, फिर शून्य मिलेंगे, फिर अधिकतम मिलेंगे, फिर शून्य मिलेंगे और फिर अधिकतम मिलेंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, समान स्थिति पर, समान स्थिति मतलब x इक्वल्स टू कांस्टेंट, समय के बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ने पर एकांतर क्रम में उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होंगे। एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होंगे। पहले मैक्सिमा सुनाई देगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। ये सुनो, ओके। क्या सुनाई देगा आपके कानों को? कभी अधिकतम तीव्रता, कभी शून्य, फिर अधिकतम तीव्रता, फिर शून्य, फिर अधिकतम तीव्रता, फिर शून्य। यानी कि एकांतर क्रम में अधिकतम शून्य, अधिकतम शून्य, अधिकतम शून्य, अधिकतम तीव्र शून्य सुनाई देगा। हाँ या ना? ओके। इनको क्या कहेंगे? विस्पंद। अभी थोड़ी सी बात और सुने। विस्पंद की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/TB। यहां पे TB कौन है? विस्पंद का आवर्तकाल। TB कौन है? विस्पंद का आवर्तकाल, राइट। तो अब हमें यहां पे क्या निकालना है? विस्पंद का पहले आवर्तकाल निकालने हैं, तो आवृत्ति अपने आप आ जाएगी। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी भी तरह के दोलन या आवर्ती गति में जब समान स्थिति पर दोबारा प्राप्त हो, जब समान मान दोबारा प्राप्त हो, दो क्रमागत समान मान वाले समयों का अंतर क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो जब तीव्रता अधिकतम थी पहली बार, और जब दूसरी बार अधिकतम तीव्रता होगी, उन दोनों के मध्य का समय। दूसरी बार अधिकतम तीव्रता और तीसरी बार अधिकतम तीव्रता के मध्य का समय। तो क्या लिख रहा हूं? T2 माइनस T1 फॉर मैक्सिमम, या इसको लिख सकता हूं T3 माइनस T2 फॉर मैक्सिमम। यस, चेक करना, TB इक्वल टू T2, ये T1 0 है, ये T2 है, तो क्या लिखा? 1/डेल्टा न्यू माइनस 0, या T3 माइनस T2, ये सेकंड बार और ये तीसरी बार अधिकतम तीव्रता वाले समय, तो मैंने क्या लिखा? 2/डेल्टा न्यू माइनस 1/डेल्टा न्यू, यानी कि 1/डेल्टा न्यू। तो अच्छा, दूसरी बात मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, आवर्तकाल, दो क्रमागत निम्निष्ठों के मध्य का समय।
जो पहला निम्नलिखित जब तीव्रता शून्य थी, दूसरा निम्नलिखित जब तीव्रता शून्य थी, उनके मध्य का समय, या दूसरा निम्नलिखित और तीसरे निम्नलिखित के मध्य का समय, तो मैं क्या लिख रहा हूं, T2 माइनस T1 फॉर मिनिमा, या T3 माइनस T2 फॉर मिनिमा, ये भी चेक करो। हाँ जी, T2 ये पहली बार मिनिमा, ये दूसरी बार मिनिमा, तो क्या लिखूं, ये T2 और ये T1, 3/2 डेल्टा न्यू माइनस 1/2 डेल्टा न्यू, या फिर यहां से लिखो ये T3, ये T3 और ये T2, तीसरी बार मिनिमा, ये दूसरी बार मिनिमा, तो क्या लिखूंगा, 5/2 डेल्टा न्यू माइनस 3/2 डेल्टा न्यू, इनको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 डेल्टा न्यू। तो विस्पंद का जो आवर्तकाल आया वो कितना आया, 1 डेल्टा न्यू। तो विस्पंद की जो आवृत्ति आएगी वो कितनी आएगी, 1 विस्पंद का आवर्तकाल, और टीबी की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये डेल्टा न्यू के बराबर। तो क्या समझे, विस्पंद की आवृत्ति कितनी होगी, दोनों तरंगों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर। मानो फॉर एग्जांपल पहली तरंग की आवृत्ति है 256 हर्ट्ज और दूसरी तरंग की आवृत्ति है 258 हर्ट्ज, ठीक है। तो इन दोनों तरंगों की आवृत्तियों का अंतर कितना हो गया, डेल्टा न्यू बराबर 2 हर्ट्ज। तो विस्पंद की आवृत्ति भी कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। आप क्या लिखेंगे, विस्पंद की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, आप इसको बोलेंगे 2 बीट्स पर सेकंड, 2 बीट्स पर सेकंड बोलेंगे, 2 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, 2 हर्ट्ज तो बोल ही सकते हैं, पर इसको विस्पंदों के लिए सामान्यतः क्या बोला जाता है, 2 बीट्स पर सेकंड, 2 विस्पंद प्रति सेकंड। बोलिए ये बात क्लियर है क्या, ओके। समझिए क्या कह रहे हैं अपन यहां पे, ये दो तरंगे हैं, ठीक है, जिनकी आवृत्तियों का अंतर कम है, परंतु एक बात और समझे, अपन क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लिखते हैं क्या, यस। एक बात कहना चाहूंगा, समान माध्यम में तरंगों का वेग समान रहता है, ठीक है जी। यानी कि दोनों तरंगें समान माध्यम में संचरित हो रही हैं, तो वेग तो दोनों का समान होगा। तो जब v इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट, तो न्यू लैम्डा इक्वल्स टू भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो जिस तरंग की आवृत्ति कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना। देखो इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसका मतलब आवृत्ति कम है, राइट। तो दो अलग अलग आवृत्ति की तरंगें हैं। क्या देख रहे हैं, यहां पर दोनों तरंगों के क्या मिल रहे हैं, श्रृंग, यस। तो नई जो अध्यारोपित तरंग प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, ये इसका भी श्रृंग, इसका भी श्रृंग, माध्यम के कणों ने को इस तरंग ने भी कहा कि धनात्मक पे जाओ, इस तरंग ने भी कहा कि धनात्मक पे जाओ, तो मैक्स, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, समकोशी व्यतिकरण, और आयाम क्या होगा, अधिकतम। फिर लगातार ये आयाम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। फिर देखना, एक तरंग का श्रृंग और दूसरी, एक का श्रृंग और एक का गर्त, बोलिए ऐसा ही हो रहा है क्या दोनों, या फिर यहां देखो, इसका श्रृंग और इसका गर्त दोनों आमने सामने है कि नहीं है, है। यानी कि क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण के कारण क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम शून्य, तो परिणामी तीव्रता भी शून्य। फिर वापस से यहां देखना, यहां पे इसका भी श्रृंग और इसका भी श्रृंग, तो दोनों के श्रृंग श्रृंग वापस से मिलेंगे तो क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण, वापस से क्या हो जाएगा, अधिकतम तीव्रता, अधिकतम आयाम, हाँ या ना। तो फिर वापस से ये आयाम बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बोलो सही है। फिर ये वापस से घटते घटते शून्य हो जाएगा, फिर वापस बढ़ते बढ़ते फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, यस। ये है विस्पंद। विस्पंद में क्या है, पहले आयाम क्या था, अधिकतम, जो कि घटते घटते कितना हो गया, शून्य।
फिर ये वापस से अधिकतम होकर फिर से क्या हो गया, शून्य, फिर वापस से अधिकतम हुआ और फिर वापस थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, शून्य। ये कौन है, माध्यम के कणों का विस्थापन का समय के साथ समय वक्र। इस वक्र में क्या दिखाई दे रहा है कि आयाम कभी अधिकतम, कभी शून्य, कभी अधिकतम, कभी शून्य, कभी अधिकतम, कभी शून्य, यानी कि एकांतर क्रम में हमको क्या मिल रहे हैं, मैक्सिमम न्यूनतम तीव्रताएं। हाँ क्या ना, यही अपने किससे सीखा था, गणितीय विधि से सीखा था। बोलो बात क्लियर है क्या। तो ये कौन है, ये है विस्पंद। बात क्लियर है।